चलिए भाई, हम लोग आज इस केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, इस लास्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ना है, हार्मोन्स, हार्मोन्स की मैकेनिज्म, हार्मोन्स का टाइप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें हार्मोन्स की मैकेनिज्म में एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन, देखिए हार्मोन्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स टर्म किसने दिया और हार्मोन्स को डिस्कवर किसने किया। तो हार्मोन डिस्कवर्ड बाई दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बेहलिस बेहलिस और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है स्टार्लिंग। स्टार्लिंग फिर हार्मोन्स टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम है टर्म, हार्मोन्स टर्म गिवन बाई स्टार्लिंग। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हार्मोन्स क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल secreted in little amount, secreted in little amount या इसको बोले ट्रेस अमाउंट में। कभी भी हम ऐसा नहीं कि अपने को भूख लगी हो और आप हार्मोन खा लो, नहीं। तो हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल से, मतलब ये न्यूट्रिएंट की तरह बिहेव नहीं करता और बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, या इसको बोले हार्मोन्स secretes from hormone secretes from endocrine glands and transported टू टारगेट सेल। किसी टारगेट सेल तक ये हार्मोन्स पहुंचता कैसे, ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल थ्रू ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है। बात सुन रहे। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि जो हार्मोन्स है वो कितने टाइप होता है, हार्मोन्स के टाइप्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के टाइप्स की बात करें, ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर
केमिकल नेचर के बिहाफ बच्चे हार्मोन जो होता है ये 4 टाइप का होता है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इसमें भी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, निमोनिक्स बताता हूं। पहले आप देखिए कि जो हार्मोन्स है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, एक हार्मोन्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स। या आप इसको बोल सकते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर हार्मोन्स। दूसरा है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स हार्मोन्स। तीसरा है आयोडीन बेस्ड और अमाइनो एसिड हार्मोन्स। तो पहले हम लोग बात कर ले तीसरे नंबर पर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। एंड फोर्थ है आयोडीन बेस्ड। आयोडीन बेस्ड तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन्स आर 4 टाइप का। 4 टाइप के बच्चे हार्मोन्स होता है। तो 4 टाइप के हार्मोन्स में आपको या तो आप एक काम करें, सारे हार्मोन्स का लिस्ट बनाएं और सारे हार्मोन्स के सामने आप लिखें कि प्रोटीन नेचर, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, आयोडीन नेचर या स्टेरॉयड हार्मोन्स, इसका लिस्ट आउट बनाएं, लिस्ट करें और उसको लर्न करें। यह एक बीच का जुगाड़ है। अगर आप जुगाड़ को कंसंट्रेट करें, ठीक है, तो किसी भी हार्मोन्स को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि हार्मोन्स प्रोटीन नेचर का है या स्टेरॉयड नेचर का है या किस नेचर का है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ध्यान दें, एक वर्ड याद रखिएगा जिसका नाम है टाइप। टाइप टाइप की बात करें तो अपनी बॉडी में 3 ग्लैंड्स है। अगर 3 ग्लैंड्स को हटा दें तो जितनी भी ग्लैंड्स आपकी बॉडी में हैं, सारे ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो सब के सब क्या होता है, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर का। और इसमें एक है थायराइड ग्लैंड्स बच्चे, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड्स और तीसरा है पीनियल ग्लैंड्स। यही 3 ग्लैंड्स हैं। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि थायराइड से कौन निकलता है, एड्रिनस कौन सा हार्मोन्स निकलता है और पीनियल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखना है बच्चे, जब भी थायराइड ग्लैंड्स की बात आपसे की जाए तो आपके नाम, आपके सामने थायराइड बोला जाता है, आपके दिमाग से 2 हार्मोन्स आता है, एक T3 दूसरा T4। आप भूल जाते हो क्या, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे थायराइड ग्लैंड की बात की जाए, यहां ट्रिक्स के लिए आपको यही याद रखना है, T3 T4 को ही याद रखना है। और जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे क्योंकि दे आर द प्रोटीनियस हार्मोन्स। बात समझिएगा। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकले एक्सेप्ट थायरोकैल्सिटोनिन, एक है T3 और दूसरा T4, उसमें क्या है, आयोडीन। T3 एंड T4। इसका मतलब है कि ये जो आपको मिला 4th नंबर पर, इसका एग्जाम्पल्स में क्या आया, थायराइड ग्लैंड्स। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड्स, ध्यान दें, एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट होते हैं।
एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। ख्याल करिए, मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड्स का दो पार्ट होता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन टाइप की सेल थी, एक था जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलोटा, जोना रेटिकुलरिस। फिर मैंने आपको बताया था कि तीनों ग्रुप ऑफ सेल या तीनों पार्ट से क्या निकलता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो ध्यान रहे, इसका एग्जांपल्स कौन हो गया, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन्स होंगे सब के सब क्या होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब बचता है ये दोनों, एड्रिनल मेडुला पीनियल, ये आ जाएगा किसमें, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से। बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से कंसंट्रेट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। बात समझे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की क्या मैकेनिज्म होती है, तो ध्यान रहे बच्चे, हार्मोन्स की दो ही मैकेनिज्म होती है, दोनों मैकेनिज्म का हम लोग बेस समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। ध्यान रहे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स 2026 नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल याद करके रखिएगा, बिल्कुल टिप रहे, ठीक है बच्चे। हार्मोन्स की मैकेनिज्म टू टाइप का टू टाइप का हार्मोन्स की मैकेनिज्म है। हार्मोन्स की एक मैकेनिज्म है लिपिड सॉल्युबल, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो ध्यान रहे, लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म को कौन कौन से हार्मोन्स फॉलो करेंगे, इसमें इसका एग्जांपल लिख लें बच्चे। इसमें एक आता है एड्रिनल ग्लैंड्स का T3 एंड T4, और दूसरा आएगा, हम लोग बात करें स्टेरॉयड। दूसरा हम लोग बात करें क्या, स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और बाकी इन दोनों के अलावा रिमेनिंग ऑल जो हार्मोन्स हैं, सारे हार्मोन चार टाइप बताया था, दो इसमें आ गया, बाकी रिमेनिंग कहां चला जाएगा, वाटर सॉल्युबल में। चाहे वो प्रोटीन पेप्टाइड नेचर का हो, चाहे अमाइनो एसिड नेचर का हो, चाहे लोकल हार्मोन्स हो, कोई भी हार्मोन्स यहां होगा, यहां आएगा, इन दो को छोड़ करके। अब हम लोग बात करते हैं कि लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज्म होती कैसे है। चलिए भाई ध्यान दें, जैसे मान लो ध्यान दें, सपोज करो ये रहा ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट से ब्लड को ले आ रहा है टिश्यू के पास,
इस ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं आयोटा, इसे बोलते हैं आर्टरी, और इसे बोलते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल, इनसे ब्लड हार्ट के थ्रू कहां आता है? टिश्यू के पास। आगे ए वेना केवा, ए वेन, ए वेन्यूल, ए वेन्यूल। और ए टिश्यू के ऊपर क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। अब सपोज करिए, मान लो ए सेल है, ए सेल है, सेल्स का ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है, आज इस सेल्स ग्रुप हम लोग क्या बोल रहे हैं? टिश्यू बोल रहे हैं। सपोज करिए यहां से ये हार्मोस आता है, यहां से हार्मोस आया, यहां से हार्मोस आया सेल्स के बीच में, मतलब टिश्यू स्पेस में। अब बच्चे हार्मोस यहां टिश्यू की स्पेस में आ गया, सेल्स के बीच में आ गया। अभी हार्मोस आइदर फॉलो करेगा लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म या वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म। तो हम लोग देखें कि लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म को अगर हार्मोन्स फॉलो कर रहा होगा तो उसकी एक्टिविटी कैसे होगी, अगर वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होगा तो एक्टिविटी कैसे होगी। जरा हम लोग इन दोनों की एक्टिविटी, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल की एक्टिविटी देखें कैसे होता है। जैसे मान लो ध्यान दें, जैसे मान सपोज करिए मैं इस सेल को यहां से बाहर निकालूं जिसके कांटेक्ट में हार्मोस है, ये सेल है, अगर सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और यहां पर लिपिड की बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर में लिपिड का हेड, लिपिड के बाइलेयर में लिपिड का हेड है, ये लिपिड का टेल, लिपिड का हेड एंड लिपिड का टेल। ये रहा रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल वॉल लेयर होता है, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर पोर होता है। इसके इनसाइड ए प्रेजेंट है
डीएनए, डीएनए। अब ध्यान दें, ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल्स। और टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में ये रहा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और ये जो सेल के मेम्ब्रेन पर है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। देखिए ध्यान रहे, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है, दोनों जगह होता है। कौन? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब जरा देखिए, मान लो कि हार्मोस आया, अगर बच्चे हार्मोस, अगर ये हार्मोस हम लोग बात करें कि लिपिड साल्बुल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा, अगर ये हार्मोन्स लिपिड साल्बुल की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा, तो ध्यान दे, अगर ये हार्मोन्स लिपिड साल्बुल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा तो ये हार्मोन्स आ जाएगा कहां पर? ये हार्मोन्स आ जाएगा सेल के इनसाइड, क्योंकि लिपिड साल्बुल है। अगर लिपिड साल्बुल मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले हार्मोन्स होंगे तो जनरली लिपिड साल्बुल होंगे, जैसे स्टेरॉइड्स। अभी हार्मोन्स आया, T3 T4 के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ठीक है, बट इंटर करता है वो भी। अब ये हार्मोन्स आ गया, अब इस हार्मोन्स को ये रिसेप्टर जो आकर के रिसीव करता है। ध्यान रहे, रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, हर एक हार्मोन्स के लिए उनका रिसेप्टर अलग अलग होता है। मान लो यक्स हार्मोन्स है, इसको रिसीव करने के लिए यक्स रिसेप्टर होगा। ये वाई हार्मोन्स है, इसके लिए वाई रिसेप्टर होगा। कभी भी वाई हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए यक्स रिसेप्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। अब यहां पर रिसेप्टर जैसे ही अपना हार्मोन्स पाया, इस रिसेप्टर का जैसे हार्मोन्स आया, ये रिसेप्टर दौड़ करके जाएगा अपने इस हार्मोन्स को रिसीव करेगा। और जैसे हार्मोन को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये हार्मोन्स को लेकर आएगा कहां पर? हार्मोन्स को लेकर आएगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। और अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस हार्मोन्स को क्या करेगा? हार्मोन्स को रिलीज कर देगा, हार्मोन्स को रिलीज करेगा। और हार्मोन्स आएगा डीएनए के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐड करेगा। डीएनए के पर्टिकुलर पॉइंट वर्क करता है हार्मोन्स, और उसके बाद ये डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। आज जैसे प्रोटीन बना, इस प्रोटीन से इस सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी। सेल क्या होगा? मैच्योर होगा। बच्चे ये रहा, हम लोग बात करें लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म।
लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म। ये है लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सारे हार्मोन्स का एक्शन कहां होता है? डीएनए पर, बोले तो जीन लेवल पर। लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म को जो जो हार्मोन्स फॉलो करते हैं उनके रिसेप्टर कौन सा होता है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इन बोथ, दोनों जगह मिलता है। बात समझे? अब मान लो एक एग्जांपल्स की बात करें। सपोज करो ये जो टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल है किसकी? ये टारगेट सेल है, मान लेते हैं ओवरी की। ओवरी के अंदर है, हम लोग क्या बोले? ओवरियन सेल है। अगर ओवरियन सेल है, ओवरी के इनसाइड की सेल है, ये सारी की सारी ओवरी के टिश्यू हैं, ओवरी के अंदर के टिश्यू हैं, और इसमें से एक सेल बाहर निकालें जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओवरियन सेल्स। तो मान लो कि ये रहा टारगेट सेल, और इस टारगेट सेल का नाम अगर हम लोग दे दें, इसका नाम क्या हो गया? ओवरियन सेल, ओवरियन सेल्स। और फिर इस हार्मोन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दे आर द स्टेरॉइड्स। अब एस्ट्रोजन हार्मोन सीधे इस ओवरियन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कहां आएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। और जब सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए एस्ट्रोजन रिसेप्टर होगा, और एस्ट्रोजन रिसेप्टर आकर के इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या बनाएगा? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और फिर कॉम्प्लेक्स कहां आएगा? इस ओवरियन सेल के न्यूक्लियस के अंदर आएगा। न्यूक्लियस के अंदर आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज कर देगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ये डीएनए के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐड करेगा, और डीएनए एक्टिवेट होगी, क्या बनाएगी? आरएनए बनाएगी। आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और फिर एक ओवरियन सेल मैच्योर होगी। तो लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म को जो जो भी हार्मोन्स फॉलो कर रहे होंगे उनका एक्शन कहां होता है? जीन लेवल पर। नेक्स्ट, अगर मान लो ये जो हार्मोन्स है, सपोज करिए ए वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो जरा देखिए, अगर वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा तो कैसे इसकी एक्टिविटी होगी? जैसे मान लो ए टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए लिपिड की बाइलेयर में लिपिड का हेड है, लिपिड का हेड है, और ये रहा रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर क्योंकि सेल के बाहर है मेम्ब्रेन पर, इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। और ये रहा इस टारगेट सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हाँ मैंने छोटा इससे बनाया क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म के जितने भी हार्मोन्स होंगे उनका एक्शन कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। अब मान लो ये हार्मोन्स आया, ये हार्मोन्स आया, और ये हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो हार्मोन्स आएगा इस टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पर,
टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पाएगा और फिर ये रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्योंकि वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, कोई भी हार्मोन्स सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, उसको रोकने के लिए, उसको अंदर आने से रोकने के लिए ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में जितने भी हार्मोन्स होंगे वो मेम्ब्रेन उसके लिए क्या होगी, इम्परमेबल होगी। बस है। अब इसके बाद जैसे ही ये हार्मोन्स आया इस टारगेट सेल के रिसेप्टर से एसोसिएट हुआ, क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, वैसे ही इस टारगेट सेल का आउटर लेयर या टारगेट सेल का आउटर मेम्ब्रेन या टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ध्यान दें, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर और ये रहा इनर लेयर। तो आउटर लेयर से जैसे हार्मोन टच किया, वैसे ही ए रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ए रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा हार्मोन्स को रिसीव करेगा, क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन पर रिस्पांस आएगी, इस रिस्पांस क्या बोलेंगे, रिस्पांस फर्स्ट, और इस रिस्पांस की वजह से इस इनर मेम्ब्रेन जनरेट होता है सेकेंड मैसेंजर, जनरेट सेकेंड मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा, जैसे CMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे आइनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट, जैसे कैल्शियम आयन, ये सब के सब क्या हैं, सेकेंड मैसेंजर हैं। और इस सेकेंड मैसेंजर क्या करेंगे, इस हार्मोन्स के मैसेज को कन्वे करेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स क्या होती है, एक्टिवेट होती है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। इस बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट का यूज ये सेल अपनी फिजियोलॉजी में करती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं, और फिर सेल की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, और वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स को छोड़ दें तो बाकी सारे हार्मोन्स कहां चले आएंगे, जो फॉलो करेंगे किसको, वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म को। दे आर द वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म, ये वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म है। तो वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म इस तरह से होती है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, मान लो कि ये जो टारगेट सेल है, टारगेट सेल किसकी है, ओवरी के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरियन सेल्स। और ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल को फॉलो नहीं कर रहा है, वाटर सॉल्युबल को फॉलो कर रहा है। अगर वाटर सॉल्युबल को फॉलो कर रहा है तो ये हार्मोन्स आएगा कहां पर, ओवरियन सेल, जो एक टारगेट सेल है। मान लो ये हार्मोन्स कौन हो गया, एफएसएच, पिट्यूटरी से निकलता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पिट्यूटरी। अब एफएसएच एक प्रोटीनियस हार्मोन्स है, लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो इस टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस जैसे एफएसएच आया, टच किया, वैसे ही ए रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट हो, सॉरी ए रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एस्ट्रोजन, सॉरी फिर देखिए, मान लो टारगेट सेल ओवरियन सेल है, देखिए इधर ये टारगेट सेल ओवरियन सेल है, और इस पर कौन हार्मोन्स आया, एफएसएच आया। एफएसएच
इस ओवरियन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर को क्या करता है, टच करता है एफएसएच। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर एक्टिवेट होती है और फिर एफएसएच के टच करने से ए रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होगा इस एफएसएच हार्मोन्स को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स क्या नाम हो जाएगा, एफएसएच रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इसकी वजह से रिस्पांस फर्स्ट जनरेट होगी और उस रिस्पांस की वजह से इस इनर मेम्ब्रेन क्या जनरेट होता है, सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर बेसिकली कौन सा जनरेट हुआ, यहां पर साइक्लिक एएमपी जनरेट हुआ। दे आर द सेकंड मैसेंजर। अलग रिएक्शन के लिए ए जनरेट हो सकता है, अलग रिएक्शन के लिए जनरेट हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए कौन जनरेट हो रहा है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसकी वजह से इस साइक्लिक एएमपी की वजह से सेल के साइटोप्लाज्म, कौन सी सेल, ओवरियन सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी। और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। और इस बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट का यूज ये सेल अपने ग्रोथ में करेगी, अपने फिजियोलॉजी में करेगी, हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। और ओवरऑल ये ओवरियन सेल क्या होगी, मैच्योर होगी। इस तरह से बच्चे वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज्म होती है। और इस वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज्म के संग, इस वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज्म संग बच्चे क्या हुआ, ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। ठीक है, आज यहां पर हम लोग इस केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट किए। बच्चे ध्यान रहे, इस चैप्टर को आप एक से ज्यादा बार रिवाइज करिए, क्योंकि यहां से अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक बात की गारंटी है कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया, कंसेप्ट को क्लियर कर लिए, तो नीट का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता, इस बात की गारंटी। देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी 3 क्वेश्चन एवरेज मिलेगा। रेंज में क्या मिलता है, 2 से 4 क्वेश्चन, एवरेज आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। और 3 के तीनों क्वेश्चंस आपके आसानी से निकल जाएंगे। और अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आया तो बच्चे अगला चैप्टर जो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है जूलॉजी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एंडोक्राइन मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ में आया, तभी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ में आता है। तो बच्चे सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें, बात समझ में। और अब इस चैप्टर का मैं आपको 90 क्वेश्चंस जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर कराएंगे, 1 बाय 1 90 क्वेश्चन आपको कराना है प्रैक्टिस में। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चे ध्यान रहे, अगर इस चैप्टर में कहीं किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमको कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है। तो जब हम क्वेश्चन को करा रहे होंगे उस क्वेश्चंस में उस टॉपिक को हम कंसीडर करके फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बात सुन रही। और अगर आपका डाउट्स छोटा है तो जो कमेंट सेक्शन में आप किए होंगे उसी कमेंट सेक्शन में आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा।